हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इस सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने जनवरी माह के करंट अफेयर्स तथा फरवरी माह के करंट अफेयर्स, इन दोनों माह के करंट अफेयर्स को अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं मार्च 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और दोस्तों पहला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में आतंकवादियों द्वारा तेल के कुएं पर हमला किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ईरान, इराक, सऊदी अरब या फिर वेनेजुएला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सऊदी अरब। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो हमला किया गया हौती विद्रोहियों के द्वारा, यह जो विद्रोही है दोस्तों, यह सऊदी अरब का ही एक पड़ोसी देश है और वो है यमन। जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे होंगे, यमन को ब्लैक कलर से ब्लिंक किया गया है दोस्तों। और यमन में ही जो एक गृह युद्ध छुड़ा हुआ है और इस गृह युद्ध में दोस्तों हौती एक समूह है जो कि वहाँ के शासक की अभी तक जो है कि अपोज कर रहा है वहाँ के शासन को। और दोस्तों इन हौती विद्रोहियों को ईरान देश का समर्थन प्राप्त है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में दो मुख्य रूप से संप्रदाय हैं, एक है शिया और एक है सुन्नी। तो यह जो क्षेत्र है दोस्तों, सऊदी अरब के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सऊदी अरब दोस्तों यह एक सुन्नी बाहुल्य देश है, जबकि ईरान जो है वह शिया बाहुल्य देश है। और जो ये हौती विद्रोही हैं वो कहीं ना कहीं शियाओं से ही संबंधित हैं। तो यही रीज़न है दोस्तों कि इस देश में जो यमन में गृह युद्ध छुटा हुआ है, इस गृह युद्ध में हौती विद्रोहियों का साथ दे रहा है ईरान, जबकि जो यमन के वर्तमान में जो शासक हैं उनका साथ दे रहा है सऊदी अरब। और दोस्तों कई बार हौती विद्रोहियों के ऊपर जो है सऊदी अरब की एयरफोर्स के द्वारा उनके ऊपर हमला भी किया जाता है। तो इसी का बदला लेने के लिए दोस्तों हौती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर यह हमला किया है दोस्तों। और इसी हमले के तुरंत बाद दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में तुरंत ही जो है कि पेट्रोलियम के दाम प्रति बैरल $70 से भी ऊपर पहुँच गए थे। यहीं पर दोस्तों अगर करंट की बात करें तो सऊदी अरब द्वारा ही जो है कि विश्व का पहला एक ऐसा शहर बनाने की घोषणा की गई है जहाँ पे ना कोई सड़कें होंगी ना ही कोई कारें होंगी। और यह जो शहर बनाया जा रहा है उसका नाम होगा द लाइन, और इस शहर को बनाया जा रहा है नियोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ओमान, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड या फिर श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्विट्जरलैंड। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि स्विट्जरलैंड की सरकार द्वारा यह बैन सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले भी दोस्तों यूरोप का एक अन्य देश है और स्विट्जरलैंड का पड़ोसी देश फ्रांस, जहां पर कई बार हमले भी हुए हैं इस तरह के मामलों को लेके, तो फ्रांस के द्वारा भी जो है कि वहां पर भी बुर्का पहनने पर रोक लगाया जा चुका है। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग स्विट्जरलैंड को भी देख लेते हैं इसी मैप में। इस मैप में जैसा कि आप देख रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड एक लैंडलॉक यानी चारों तरफ से लैंड से यानी कि भूमि से घिरा हुआ देश है। और इसके चारों तरफ जो देश हैं दोस्तों वो हैं फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। मतलब चारों तरफ से महाशक्तियों से ही दोस्तों यह देश जो है कि जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इस देश की जो आबादी है वह लगभग 80 लाख है और इस 80 लाख में लगभग 5% जो जनसंख्या है वह मुस्लिम धर्म को या मुस्लिम फेथ को फॉलो करती है। और बाकी के ज़्यादातर जो जनसंख्या है दोस्तों यहाँ पर वो क्रिश्चियंस ही हैं। यहाँ की राजधानी है दोस्तों बर्न और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों स्विस फ्रैंक। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड का ही एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है और जिसके यहाँ पर दोस्तों बहुत से हेडक्वार्टर्स हैं और वो शहर है जेनेवा, जिसको आपने देखा ही होगा। यहीं पर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि पिछले वर्ष कोविड के समय में स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने उनके यहाँ की एक बहुत ही फेमस जो है कि पर्वत श्रेणी है मैटरहॉर्न पर्वत चोटी, और इस पर दोस्तों बहुत से देशों का जो है कि झंडा और उस जो है कि उन्होंने प्रसारित किया था, फोकस किया था, और उसमें भारत देश का भी झंडा किया गया था, यह दिखाने के लिए कि इस
जो है महामारी के समय में पूरे देश में हम लोग जो है कि सभी देशों के साथ खड़े हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ मैत्री सेतु नामक पुल का उद्घाटन किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, बांग्लादेश। इस संदर्भ में आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों कि बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है और जो है कि इसकी सीमा भारत के कुल 5 राज्यों से पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम से लगती है। और त्रिपुरा में ही दोस्तों यह कर्सर जहाँ पर ब्लिंक कर रहा है ब्लैक कलर से, त्रिपुरा में वहीं पर दोस्तों इस ब्रिज को बनाया गया है। और यह ब्रिज जो है दोस्तों वह लगभग 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसे बनाया गया है फेनी नामक ब्रिज के ऊपर। इस ब्रिज को बनाने में दोस्तों कुल कीमत आई है लगभग 133 करोड़ रुपए और यह बनाया गया है भारतीय कंपनी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अब दोस्तों बात यहाँ पर बांग्लादेश की हो रही है, तो आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस वर्ष 2021 में बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वर्ष 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से आज़ादी मिल गई थी और पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश एक नया देश बना था। और इस वर्ष दोस्तों भारत के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ता दिखाते हुए हमारा जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का जो समारोह था उसके परेड में भी बांग्लादेश ने अपना एक सैनिक जो है कॉन्टिजेंट इसमें भेजा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित समझौता किया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों आर्मेनिया, वियतनाम, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फिलीपींस। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका जो है कि डेवलप किया है भारत और रूस ने मिलकर इस मिसाइल को डेवलप किया है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि जो इसका नाम है ब्रह्मोस, यह 2 नदियों से मिलकर बना हुआ है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी। और इसी मस्कवा नदी के किनारे रूस का जो राजधानी है मॉस्को वह बसा हुआ है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि यह जो मिसाइल है वह ज़मीन से, आकाश से और पानी से, तीनों जगहों से छोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न भी दोस्तों रक्षा से क्षेत्र से ही है और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है मार्च 2021 में INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि INS करंज आखिर है क्या, और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों एक युद्धपोत, एक विमानवाहक पोत, एक पनडुब्बी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पनडुब्बी। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो INS करांज है यह एक स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है और इस क्लास की कुल 6 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना है। तो यह अपनी तरह का दोस्तों यह तीसरी पनडुब्बी है। इससे पहले INS कलवरी और INS खंडेरी, इन दोनों पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में अब तक शामिल किया जा चुका है। दोस्तों यह जो पनडुब्बी जिसे आप इस चित्र में देख भी पा रहे हैं, इस पनडुब्बी को पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के तहत मतलब स्वदेश में ही निर्माण किया गया है इसका, और स्वदेशी कंपनी मझगांव डक द्वारा ही इसका निर्माण भी किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी हेल्प डेस्क का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, तेलंगाना। अब दोस्तों जैसा कि हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न में ट्रांसजेंडर्स की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको बताता चलूँ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर्स के लिए शौचालय अभी खोला गया है। जबकि दोस्तों असम राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले अपने स्टेट PCS मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके लिए ट्रांसजेंडर का ऑप्शन दिया था। वहीं पर दोस्तों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने अपनी जो पुलिस फोर्स है उसमें ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया है। साथ ही बता दें दोस्तों कि अभी हम लोग यहीं पर बांग्लादेश की बात कर रहे थे, तो अभी ये मार्च 2021 की ही बात है कि बांग्लादेश ने अपना पहला ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर भी बनाया है अपने नेशनल टीवी पर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण देने का फैसला किया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हरियाणा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में आग लगने की घटना हुई, और आपको बताना है दोस्तों कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, उड़ीसा। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में यह आग जो है कि अभी मार्च के महीने में ही लगी है, और अभी तक इस आग पे जो है काबू नहीं पाया जा सका है। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि ये आग लगने की घटनाओं की भी जांच हो रही है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि आग लगने की घटना क्या हो सकती है या कारण क्या हो सकता है। साथ ही दोस्तों उड़ीसा से ही संबंधित एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि नेशनल पार्क है, वह है भितरकनिका नेशनल पार्क। और हाल ही के दिनों में दोस्तों यह न्यूज़ में भी था, सफ़ेद मगरमच्छों के यहाँ पाए जाने के कारण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में भारत द्वारा अमेरिका को लाल चावल की पहली खेप जो है कि निर्यात किया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह निर्यात किस राज्य से किया गया है, और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, असम। दोस्तों आपको बता दूं कि असम में जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, उस ब्रह्मपुत्र घाटी में ही इस लाल चावल का बहुतायत से खेती होता है, और इस लाल चावल की यह खासियत है कि इस लाल चावल में आयरन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। साथ ही दोस्तों यह जो चावल है वह ऑर्गेनिक खेती के तहत उगाया जाता है। और दोस्तों असम जो है कि हाल ही में बहुत ही न्यूज़ में रहता है, और आपको कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था दोस्तों कि असम में ही देश का सबसे बड़ा पुल बनाया जा रहा है, जो कि असम को मेघालय से जोड़ेगा। इस संदर्भ में आपको आगे बताता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से भी एक बुद्धा नामक चावल की जो है निर्यात किया गया है, सबसे पहली खेप, और इसे निर्यात किया गया है सिंगापुर को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स इंडिया 2021 द्वारा जारी शहरों की सूची में कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा बताया गया। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों कोलकाता, पुणे, कोच्चि या फिर बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, बेंगलुरु। दोस्तों इस जो ये इंडेक्स जारी किया गया, इसमें जो है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में बेंगलुरु सबसे ऊपर रहा, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला जो है कि सबसे टॉप पर रहा है। मार्च 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक देश बन गया। और आपके ऑप्शन है दोस्तों वेनेजुएला, अमेरिका, नाइजीरिया या फिर सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अमेरिका। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि प्रश्न से ही यह क्लियर है कि इराक के बाद दूसरा, मतलब कि इराक मतलब भारत का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है तेल का, वह है इराक। वह पहले भी था, वह आज भी है। दोस्तों कुछ समय पहले तक जो हमारे देश भारत का सबसे बड़ा निर्यातक, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश था, वह था सऊदी अरेबिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी चेंजेस हुई हैं, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है वह अब अमेरिका हो गया है, और अब सऊदी अरब का स्थान चौथे नंबर पर पहुंच गया है। जबकि दोस्तों तीसरा स्थान प्राप्त है एक अफ्रीकी देश नाइजीरिया को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सम्मिलित होने का फैसला लिया है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ईरान, इराक, इटली या फिर फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इटली। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको ISA के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 30 नवंबर वर्ष 2015 ईस्वी में भारत की अगुवाई में किया गया था। मतलब दोस्तों कि यह जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस संगठन है, इसके जो प्रमुख संस्थापक थे उनमें भारत भी एक था, और इसका जो हेडक्वार्टर भी है दोस्तों वह भी हमारे देश भारत के गुरुग्राम या गुड़गांव में ही स्थित है। और इस संगठन की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है पूरी दुनिया भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना या सोलर पावर को बढ़ावा देना। दोस्तों कि इस
संगठन में अभी तक लगभग 120 से भी ज़्यादा देशों ने इस संगठन को ज्वाइन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात इटली की हो रही है, तो इटली दोस्तों एक जो यूरोपियाई देश है, और आपको बता दूँ दोस्तों कि इटली की राजधानी है रोम, और रोम जो है यूरोप का यूनान के बाद दूसरा सबसे पुराना देश है। दोस्तों इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है, और इटली में ही बहने वाली एक नदी है पो नदी, उसका नाम है पो, और इस पो नदी को जो है इटली की या यूरोप की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में स्विट्ज़रलैंड के बाद किस देश ने महिलाओं को बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या फिर भूटान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, श्रीलंका। दोस्तों जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी आ रही थी कि स्विट्ज़रलैंड ने जो है कि रोक लगा दिया है कि आप सार्वजनिक स्थानों पे बुर्का नहीं पहन सकते हैं, तो उसी तरह का एक फ़ैसला लिया गया है दोस्तों श्रीलंका की सरकार के द्वारा, श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि इस संदर्भ में श्रीलंका गवर्नमेंट ने यह भी फैसला लिया है कि अब वहाँ पर जो मदरसे हैं, जो इस्लामिक मदरसे हैं, उनको भी अब वो बंद करेंगे। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि यह जो फैसला लिया गया है वह वर्ष 2019 में जो है कि ईस्टर के त्यौहार के दिन जो है कि वहाँ पर चर्चों में एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था, और उसमें लगभग 350 लोग मारे गए थे और लगभग 500 लोग घायल हो गए थे। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, और जो है कि सामाजिक सुरक्षा को सिक्योर करने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में जापान ने निम्नलिखित में से किस देश के उपग्रह को लॉन्च करने से मना कर दिया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों पाकिस्तान, वियतनाम, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, म्यांमार। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जापान की सरकार द्वारा यह फैसला कुछ समय पहले ही फरवरी माह में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के विरोध में लिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में बनारस लोकोमोटिव फैक्ट्री में बनाए गए रेलवे इंजन को किस अफ्रीकी देश के लिए निर्यात किया गया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों इथोपिया, सूडान, मोजाम्बिक या फिर मेडागास्कर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मोजाम्बिक। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो इंजन है वह 3000 हॉर्स पावर की क्षमता वाला इंजन है, और इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बनाया गया है। और यह जो इंजन बनाया गया है और इसका जो निर्यात किया गया है मोजाम्बिक देश को, उसे दोस्तों भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बनाया गया है। मोजाम्बिक के बारे में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि मोजाम्बिक एक अफ्रीकी देश है और यह काफ़ी गरीब देश है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल नामक एक धारा भी बहती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में रूस द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर चंद्रमा पर एक स्थायी स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों अमेरिका, भारत, चीन या फिर फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, चीन। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि रूस ने पहले फैसला किया था कि वह अमेरिकी कंपनी नासा के साथ मिलकर यह स्टेशन बनाएगी, लेकिन जैसा कि दोस्तों पिछले कुछ समय में ऐसा देखा गया कि नासा ने रूस के इस मिशन को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इसी वजह से रूस ने यह फैसला किया कि वह अब अमेरिका की नासा के साथ न मिलकर बल्कि चीन की जो स्पेस एजेंसी है CNSA, चाइनीज़ नेशनल स्पेस एजेंसी, उसके साथ मिलकर यह स्टेशन स्थापित करेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में भी स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का फैसला किया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, झारखंड। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों
कि जैसा कि प्रश्न से ही ऐसा आपको मालूम पड़ रहा है कि पहले मार्च में ही इस तरह के फैसले को हरियाणा राज्य सरकार ने लागू किया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि हरियाणा राज्य सरकार और झारखंड राज्य सरकार के फैसलों में थोड़ा अंतर है। हरियाणा राज्य सरकार ने कहा है कि 50,000 से कम वेतन वाली जितनी भी नौकरियां हैं उसमें 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण रहेगा, जबकि झारखंड सरकार ने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है और उन्होंने कहा है कि 30,000 रुपये के वेतन से कम की जो नौकरियां हैं उसमें स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फगाकू किस देश के द्वारा बनाया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों अमेरिका, चीन, जापान या फिर दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जापान। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि भारत की जो परम सिद्धि है उसे टॉप 500 कंप्यूटर्स की श्रेणी में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से भी पुराना उल्कापिंड पाया गया? और आपके ऑप्शन से दोस्तों गोबी, सहारा, अटाकामा या फिर कालाहारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सहारा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सहारा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह मरुस्थल अफ्रीकी महाद्वीप में है। तो दोस्तों इसी सहारा मरुस्थल में जो है कि यह एक उल्कापिंड पाया गया है और यह उल्कापिंड पृथ्वी से भी पुराना है। जैसा कि दोस्तों आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं और जहाँ पर ब्लैक कलर से ब्लिंक कर रहा है स्पेसिफिकली उसी स्थान पर यह उल्कापिंड पाया गया है और यह उल्कापिंड जिस स्थान पर कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, वह स्थान है अल्जीरिया। अल्जीरिया एक देश है जो कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। साथ ही बता दूं दोस्तों कि यह जो उल्कापिंड पाया गया है उसकी आयु है 45.6 करोड़ वर्ष, जबकि दोस्तों पृथ्वी की आयु है 45.04 करोड़ वर्ष। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में संगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों इटली, इक्वेडोर, वेनेजुएला या फिर कोलंबिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इक्वेडोर। इस संदर्भ में आपको बता दें दोस्तों कि इक्वेडोर जो है यह एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, मतलब कि साउथ अमेरिका जो एक दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, उसमें स्थित यह एक देश है। और यह जो ज्वालामुखी है दोस्तों यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। दोस्तों यहाँ पर जहाँ ब्लैक कलर से ब्लिंक कर रहा है वही है इक्वेडोर देश। और जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं दोस्तों, इक्वेडोर के अलावा चिली ही एक मात्र ऐसा देश है दक्षिण अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में या दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में जिसकी सीमा ब्राज़ील देश से नहीं लगती है। इस मार्च 2021 को स्वेज नहर में एक जहाज़ फंस गया, जिसके कारण नहर में जहाज़ों का आवागमन रुक गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों लाल सागर तथा कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर तथा काला सागर, लाल सागर तथा भूमध्य सागर, और चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागर तथा काला सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भूमध्य सागर और लाल सागर। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि भूमध्य सागर से होकर दुनिया का लगभग 10% व्यापार होता है और गल्फ कंट्रीज़ जो घाड़ी देश हैं वहाँ से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं उनको यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुँचाने के लिए स्वेज नहर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप है जो कि इस नहर में फंस गया है और टिल्ट हो गया है। आप जैसे देखें तिरछा होकर इस नहर में फंस गया है और जहाज़ के कप्तान का कहना है कि यह एक रेगिस्तानी क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलने के कारण यह जहाज़ जो है टेढ़ा हो गया है, टिल्ट हो गया है, जैसा कि आप इस फिगर में देख भी पा रहे हैं। साथ ही बता दें दोस्तों कि जो यह स्वेज नहर है इसको बनाने में कुल 10 वर्ष लगे थे और वर्ष 1869 ईस्वी में इसका काम पूरा कर लिया गया और यह ऑपरेशनल कर दिया गया था। इस फिगर में दोस्तों स्वेज नहर को रेड कलर से दिखाया गया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
और इसका जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ जो इसका छोर है वहाँ पर स्थित है पोर्ट सईद, और जो रेड सी यानी लाल सागर की तरफ स्थित छोर है वहाँ पर स्थित है पोर्ट सुएज। दोस्तों इस संदर्भ में आपको बता दूं कि पोर्ट जो ये सुएज नहर है इस पर जो है मिस्र देश का नियंत्रण है, वही उसका कंट्रोल मिस्र देश ही करता है। जबकि इस फिगर में दोस्तों दिखाया गया है, आप जैसा देख रहे हैं, जो येलो कलर या पीले कलर से दिखाया गया है वह सुएज नहर के बनने के पहले का रूट होता था, जब कभी भी इंडिया से या फिर एशिया से यूरोप की तरफ जाना होता है। जबकि दोस्तों जो लाल कलर से रूट दिखाया गया है वह सुएज नहर वाला रूट है, और इसको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस नहर के बन जाने से दूरी कितनी छोटी हो गई, कोई भी जहाज़ या सामान जो है माल है वह कितने कम समय में पहुंच सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए किसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, सुल्तान कयूस बिन सैद अल सैद, शेख मुजबिर उर रहमान, नेल्सन मंडेला या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, शेख मुजबिर उल रहमान। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि शेख मुजबिर उल रहमान को बांग्लादेश में वही स्थान प्राप्त है जो भारत में महात्मा गांधी जी को प्राप्त है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1971 ईस्वी में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ और एक नए देश बना, तो बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष 2021 में बांग्लादेश अपनी आज़ादी का 50वां सालगिरह मना रहा है। तो इस अवसर पर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जब बांग्लादेश के संस्थापक को इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। यह पुरस्कार को देने की शुरुआत वर्ष 1995 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा किया गया था। बताता चलूँ दोस्तों कि इस पुरस्कार को संसार के किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म या संस्था को प्रदान किया जा सकता है जो कि महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हुए उनके विचारों का प्रचार प्रसार करता हो। और इस बार दोस्तों यह जो पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, यह पहली बार ऐसा है कि जब किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा है। अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न है, मार्च 2021 में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा जस्टिस NV रमन्ना को अगला मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की संस्तुति की गई है। तो आपको बताना है दोस्तों क्रमानुसार वह कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 47वें, 48वें, 49वें या फिर 50वें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 48वें। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जस्टिस रमन्ना के नाम की अभी संस्तुति की गई है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, अभी उनको अगला मुख्य न्यायाधीश घोषित नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अगले माह 23 अप्रैल 2021 को वर्तमान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो अगर सरकार द्वारा उनकी संस्तुति को मान लिया जाएगा तो जस्टिस रमन्ना अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। दोस्तों इस संदर्भ में आपको बता दूं कि भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस HK कानिया, और इनकी जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो जुर्माना लगाया गया है RBI द्वारा वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि जैसा कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों को कुछ भत्ते प्रदान किए जाने थे, लेकिन स्टेट बैंक ने अपने कर्मचारियों को यह भत्ता प्रदान नहीं किया, इसीलिए यह जो है कि दंड लगाया गया है RBI द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों
कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल वर्ष 1935 ईस्वी को कोलकाता में किया गया था, जबकि दोस्तों वर्ष 1937 ईस्वी में इसके मुख्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया मुंबई में। वर्तमान समय में दोस्तों आरबीआई के जो प्रमुख गवर्नर हैं वह हैं शक्तिकांत दास जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा किस झील में पानी के अंदर खगोलीय दूरबीन स्थापित किया गया। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों सुपीरियर झील, बैकाल झील, टिकटिका झील या फिर कैस्पियन सागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बैकाल झील। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि बैकाल झील रूस में स्थित है और यह दुनिया में सबसे गहरी मीठे पानी की सबसे गहरी झील है। और दोस्तों यह जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि यह जो खगोलीय दूरबीन है उसे पानी के अंदर डाला गया है, क्योंकि यह संसार के सबसे छोटा कण है न्यूट्रिनो, उसकी खोज के लिए और उसके विषय में जानकारी के लिए इस टेलीस्कोप को पानी के अंदर जो है कि स्थापित किया गया है। अब यहीं पर दोस्तों दिए गए ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो जो सुपीरियर झील है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह मीठे पानी की संसार की सबसे बड़ी झील है, जबकि बैकाल झील के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बात कैस्पियन सागर की है दोस्तों, तो यह संसार में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जबकि टिकटिका झील जो है कि साउथ अमेरिका में स्थित है और यह सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है दोस्तों मार्च 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा सड़कों के किनारे धार्मिक अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिसूचना जारी की गई। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और प्रश्न है मार्च 2021 में डेजर्ट फ्लैग 6 नामक वायुसैनिक अभ्यास किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना द्वारा यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों बहरीन, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, संयुक्त अरब अमीरात। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि डेजर्ट फ्लैग 6 नामक जो यह युद्धाभ्यास है उसमें भारत और संयुक्त अरब अमीरात के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब तथा बहरीन की वायुसेनाओं ने भी भाग लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम के खनन की घोषणा की गई। और आपके ऑप्शन है दोस्तों झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अरुणाचल प्रदेश। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इससे पहले भी जो है कि अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम की खोज की गई और वहाँ पर वैनेडियम के जो है खनन भी अब किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों मार्च 2021 में लेखक कृष्ण मोहन बोहरा को वर्ष 2020 के किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बिहारी पुरस्कार। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि कृष्ण मोहन बोहरा को यह पुरस्कार जो है उनकी पुस्तक तस्लीमा साहित्य एवं संघर्ष नामक पुस्तक के लिए दिया जा रहा है, जो कि वर्ष 2016 में प्रकाशित किया गया था। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि यह जो बिहारी पुरस्कार है वह के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1990 ईस्वी से प्रदान किया जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों जी जिनपिंग चीन, जो बाइडन अमेरिका, नरेंद्र मोदी भारत या फिर बोरिस जॉनसन ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नरेंद्र मोदी भारत। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत वर्ष 2016 में किया गया था और प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार ऊर्जा तथा पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है।
साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि यह पुरस्कार अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में सेराविक नामक सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया गया। 26 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा चर्च पर बम से हमला किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इंडोनेशिया। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह हमला ISI जो कि एक आतंकवादी समूह है, तो उसके द्वारा प्रभावित 2 युवकों द्वारा इस चर्च के बाहर में किया गया। और दोस्तों अभी तक इस हमले में लगभग 10 लोगों की घायल होने की बात कही गई है, लेकिन किसी की भी मृत्यु की सूचना अभी तक नहीं है। इंडोनेशिया के बारे में आपको बता चलूँ दोस्तों कि यह एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और यह दोस्तों जो है कि एक द्वीप का एक समूह है यह देश। और दोस्तों कुछ समय पहले ही अभी इंडोनेशिया में ही जो मेरापी ज्वालामुखी है वहाँ पर एक बार फिर विस्फोट हुआ है, जबकि दोस्तों इंडोनेशिया में ही जनवरी 2021 में ही वहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना गुफा पेंटिंग पाया गया है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, यह दुनिया में सबसे तेज़ी से समुद्र में डूबता हुआ शहर है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है 27 मार्च 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किस पड़ोसी देश के साथ 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिग्नेचर किए गए? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बांग्लादेश। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी जो है कि 26 और 27 मार्च 2 दिवसीय यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री जो है कि बांग्लादेश गए हुए थे। बांग्लादेश के जो है कि उनके राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो कि 26 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस वर्ष जो गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज़ है उसको जो है भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश के जो बंग बंधु मुजीबुर रहमान थे उनको जो है कि यह प्रोवाइड किया गया है, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात दोस्तों यह है कि जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा भारत के ही साथ लगती है, जबकि म्यांमार के साथ एक बहुत ही छोटी सीमा लगती है। दोस्तों आगे बताता चलूँ कि यह जो 5 मुद्दे हैं जिन पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ है, वो 5 जो मुद्दे हैं वो हैं व्यापार, खेल, दूर संचार, प्राकृतिक आपदा और NCC मतलब नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स। इस संदर्भ में एक जानकारी और भी दे दूं दोस्तों कि भारत के जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच एक रेलगाड़ी जो पैसेंजर ट्रेन है उसको चलाने की भी दोनों ही पक्षों में समझौता हुआ है और इस ट्रेन का नाम होगा मिताली एक्सप्रेस। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, भुवनेश्वर, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लखनऊ। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले ही उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय शतरंज अकेडमी खोले जाने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों और प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल को हरियाणा में आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, मलखंभ, योगा, खो खो या फिर कबड्डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, योगा। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी और सबसे पहली बार इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जबकि दूसरी बार दोस्तों इसे महाराष्ट्र के पुणे शहर में और तीसरी बार वर्ष 2020 में इसे असम में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि अभी जो है कि इस वर्ष का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कर्नाटक द्वारा आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खां
पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी या फिर मेरठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड गोरखपुर। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां का नाम काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ में आता है। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि यह जो प्राणी उद्यान या पार्क है या फिर जिसे जू कहेंगे, इस जू जो है कि ये बहुत ही एडवांस जू हैं और उसमें एक 7 डायमेंशनल की इफेक्ट वाला एक इसमें ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। यहीं पर दोस्तों अगर अन्य उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य शहरों की बात करें तो मथुरा में देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है, जबकि प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही बता दूं दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले ही वाराणसी शहर में किन्नर समुदाय के लिए एक शौचालय की भी उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा अभी हाल ही में हिंद महासागर में किस देश की नौसेना के साथ पैसेक्स नामक युद्धाभ्यास किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों रूस, अमेरिका, फ्रांस या फिर इटली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2021 में विख्यात लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को किस साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार या फिर व्यास सम्मान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ व्यास सम्मान। इस संदर्भ में दोस्तों और भी पुरस्कारों को आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ही कृष्ण मोहन बोहरा जी को जो है कि बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष एवं साहित्य के लिए, जबकि सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले जी को उनकी मराठी पुस्तक सनातन के लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि शरण कुमार लिम्बाले जी हैं, उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में भारतीय सेना ने किस पड़ोसी देश के सेना दिवस परेड में भाग लिया? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड म्यांमार। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस परेड में भारत सहित कुल 8 देशों की सेना ने भाग लिया, जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, थाईलैंड, बांग्लादेश आदि देशों की सेनाएं शामिल थीं। आपको बता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले ही म्यांमार में जो है कि सेना द्वारा तख्तापलट किया गया है और वहाँ के नागरिकों द्वारा सेना के इस तख्तापलट का भारी विरोध किया जा रहा है। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि म्यांमार की एक बड़ी सीमा लगती है थाईलैंड के साथ। तो दोस्तों अभी 29 मार्च को ही म्यांमार की सेना द्वारा अपने ही नागरिकों पर एक एयर स्ट्राइक किया गया है थाईलैंड के बॉर्डर पर। तो दोस्तों इन्हीं कारणों से भारतीय सेना द्वारा इसमें भाग लेने के कारण वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इस पर अपना विरोध जताया है। अब बात दोस्तों यहाँ म्यांमार की हो रही है, तो आपको बता दूँ कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि भारत और थाईलैंड के साथ तो म्यांमार की सीमा लगती ही है, साथ ही साथ दोस्तों चीन के साथ भी एक बड़ी सीमा लगती है म्यांमार की, जबकि बांग्लादेश तथा लाओस के साथ भी 2 छोटी छोटी सीमाएं लगती हैं म्यांमार की। अब दोस्तों अगर अपने देश भारत की बात करें तो भारत के कुल 4 राज्य जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा उनके राष्ट्रपति को अगले 2 कार्यकाल के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों फ्रांस, रूस, चीन या फिर स्वीडन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड रूस। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि हमारे भारत का संविधान है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार अपनी मर्जी से वो लड़ सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा रूस का जो वर्तमान संविधान है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार जो है कि लगातार राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर सकता है। और वर्तमान समय में जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। और दोस्तों जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यही हैं व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो व्लादिमीर पुतिन
जो है कि वर्ष 1975 से 1991 तक, जब तक यह रूस जो है सोवियत संघ था, तब तक वह जो है कि जो सोवियत संघ की खुफिया संस्था है KBG, इनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद दोस्तों वह जब सेवानिवृत्त हुए, इसके बाद वर्ष 1996 ईस्वी से उन्होंने रूस की जो है कि राजनीति में कदम रखा और वर्ष 1999 ईस्वी में वह रूस के पहली बार राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद दोस्तों वर्ष 2000 से लेकर 2004 तक और फिर 2004 से लेकर 2008 तक वह 2 बार रूस के राष्ट्रपति रहे। और उस समय तक दोस्तों जो रूस का संविधान था उसके अनुसार जो रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल था वह केवल 4 साल था और 2 बार से ज़्यादा आप नहीं लड़ सकते हैं। तो वर्ष 2000 से लेकर 2008 तक अपने 2 कार्यकाल में व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद दोस्तों जैसा कि संवैधानिक संकट था और वह नहीं बन सकते थे दोबारा राष्ट्रपति, तो उन्होंने अपने मित्र और सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव को जो है कि राष्ट्रपति बनाया और स्वयं प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद दोस्तों वर्ष 2012 में उन्होंने वापस चुनाव को लड़ा और वह दोबारा बन गए राष्ट्रपति। और उस समय संविधान में भी यह भी परिवर्तन किया कि अब जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। तो उन्होंने दोस्तों 2012 से 2018 तक फिर वह राष्ट्रपति रहे। इसके बाद वर्ष 2018 में पुनः चुनाव हुए, तो उस समय भी उन्होंने लगभग 75% वोट प्राप्त किया और पुनः वह राष्ट्रपति बन गए। तो इस तरह से दोस्तों 2018 से 6 सालों के लिए यानी कि 2024 तक वह रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। और अब उन्होंने दोस्तों दोबारा इसमें संविधान में परिवर्तन किया है वहाँ की संसद ने और यह घोषित किया है कि वह अगली बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों झांसी, लखनऊ, कुशीनगर या फिर श्रावस्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 कुशीनगर। मार्च 2021 में भारत के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन को दोबारा आम जनता के लिए खोल दिया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों गुलमर्ग, शिमला, श्रीनगर या फिर देहरादून। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 श्रीनगर। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि यह गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के डल झील के पास में स्थित है और इस गार्डन में दोस्तों कुल 64 प्रजातियों के लगभग 15 लाख फूल खिले हुए हैं। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि इस गार्डन को वर्ष 2008 में जम्मू कश्मीर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद द्वारा बनवाया गया था और इस पार्क का जो नाम है दोस्तों वह है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बनने जा रहा है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य में अभी तक कुल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। एक था वाराणसी में और दूसरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जबकि अभी कुछ समय पहले ही दोस्तों उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऑपरेशनल कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2 अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, एक नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जबकि दूसरा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। साथ ही बता दें दोस्तों कि यह जो नोएडा में जेवर नामक एयरपोर्ट बनने जा रहा है यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यहीं पर दोस्तों आपको बता दूं कि वर्तमान समय में भारत में कुल 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनमें से 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तमिलनाडु और केरल राज्य में हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है 28 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में आग लगने की घटना हुई? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश या फिर दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि भारत में बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर नामक अभियान शुरू किया गया
और उस समय वर्ष 1973 ईस्वी में देश में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे, जबकि दोस्तों आज की डेट में भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं। साथ ही अगर करंट से रिलेट करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर निर्धारित समय से पहले ही बाघों की संख्या को 3 गुना कर दिया गया और इसके लिए इस टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, लता मंगेशकर, आशा भोसले, शरद पवार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, आशा भोसले। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि महाराष्ट्र भूषण जो है, यह पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत वर्ष 1996 ईस्वी में हुई थी और यह पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि यह पुरस्कार साहित्य, संगीत, लोक प्रशासन, समाज सेवा, पत्रकारिता, खेल आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सस्ते किराए की आवास की योजना का शुरुआत की गई है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उत्तर प्रदेश। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों, काम करने वाले श्रमिकों तथा स्टूडेंट्स को सस्ते दरों पर बड़े शहरों में मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस देश की सेना द्वारा प्रसिद्ध विद्युत वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला को उनके देश में प्रतिबंधित कर दिया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, रूस, चीन, फ्रांस या फिर भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चीन। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि चीन की सेना द्वारा इस कंपनी के वाहनों में लगे कैमरों पर यह आरोप लगाया गया कि इस कैमरों की सहायता से जो है कि अमेरिका चीन की सेना की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि टेस्ला की कंपनी के जो मालिक हैं वो हैं एलन मस्क और यह दुनिया के वर्तमान समय में सबसे धनी व्यक्ति भी हैं और इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो बहुत ही चर्चित कंपनी है स्पेस एक्स भी यह इन्हीं की कंपनी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, आंध्र प्रदेश। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों, यहाँ पर बात आंध्र प्रदेश की हो रही है। तो आंध्र प्रदेश देश में भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था जिसका गठन वर्ष 1956 ईस्वी में किया गया था। और उस समय दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हैं, उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य थे। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से ही काटकर तेलंगाना को एक नया राज्य बना दिया गया। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि आंध्र प्रदेश एक देश का ऐसा राज्य बन गया है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। एक है कुर्नूल जो कि न्यायिक राजधानी है, दूसरा है विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी राजधानी है, जबकि तीसरी राजधानी है विधायी राजधानी और वह है अमरावती। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि वर्तमान समय में जो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी, इन्हें ही बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर स्कॉच अवार्ड से अभी कुछ समय पहले ही सम्मानित भी किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, कियारा आडवाणी, कंगना रनौत, आलिया भट्ट या फिर ऐश्वर्या राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कंगना रनौत। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि कंगना रनौत को यह पुरस्कार उनकी फिल्म मणिकर्णिका और फिल्म पंगा के लिए दिया गया है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अगर अभिनेताओं की बात करें तो इस अवार्ड को जो है इस वर्ष फिल्म स्टार धनुष और फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। दोस्तों यहीं पर आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उनको दिए जाने की शुरुआत वर्ष 1954 ईस्वी में की गई थी। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि फिल्म जगत में
कलाकारों को प्रदान किया जाने वाला यह देश का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मेरी सुरक्षा मेरा मास्क नामक अभियान शुरू किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मध्य प्रदेश। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की एक दूसरी लहर भी स्टार्ट हो गई है, तो मध्य प्रदेश राज्य में कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब दोस्तों बढ़ते हैं इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को तपेदिक मुक्त घोषित कर दिया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नई दिल्ली, लक्षद्वीप या फिर चंडीगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लक्षद्वीप। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक देश को तपेदिक मुक्त या जिसे टीबी भी कहते हैं, टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वर्ष 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों अब बारी है आपके लिए आज के प्रश्न की। और प्रश्न है दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो दोस्तों हमेशा की तरह अगर आपने वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों अब आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।